हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान हमें कुछ मौलिक अधिकार देता है, पर कभी सोचा है कि ये अधिकार असल में हैं क्या? ये हमें किससे बचाते हैं और सबसे जरूरी, इन्हें लागू कौन करता है? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और संविधान के दिल को समझते हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 15 तक। तो सबसे बुनियादी सवाल यही है, हमारे पास अधिकार हैं, ये तो ठीक है, पर ये हमें प्रोटेक्ट किससे करते हैं? क्या एक इंसान से दूसरे इंसान को, या फिर किसी बहुत बड़ी ताकत से? इसी एक सवाल पर हमारे सारे नागरिक अधिकारों की नींव टिकी हुई है। और इसका जवाब है एक शब्द में, राज्य। देखिए, कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो दो लोगों के बीच होता है, लेकिन हमारे मौलिक अधिकार वो हमारे और राज्य यानी स्टेट के बीच हैं। ये एक तरह की गारंटी है, एक ढाल जो हमें स्टेट की बड़ी शक्ति से बचाती है और उसकी ताकत पर एक सीमा लगाती है। तो हमारा पहला पड़ाव यही है, अधिकार और राज्य के इस बेहद अहम रिश्ते को समझना। अगर अधिकार राज्य के खिलाफ हैं, तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि संविधान की नज़र में ये राज्य आखिर है कौन। अच्छा, तो आर्टिकल 12 हमें एक लिस्ट देता है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, संसद, विधानमंडल और नगरपालिकाओं जैसी लोकल बॉडीज शामिल हैं। ये सब तो काफी सीधा साधा लगता है, लेकिन इसी परिभाषा में एक छोटा सा फ्रेज है जिसने दशकों तक कानूनी बहस को जन्म दिया है। ये दो शब्द, अन्य प्राधिकरण, इसका मतलब क्या है? क्या कोई भी संस्था राज्य हो सकती है? यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है और हमें समझ आता है कि संविधान की व्याख्या करने में हमारी अदालतों का रोल कितना बड़ा है। शुरू में अदालतों ने एक बहुत ही सीमित नजरिया अपनाया, जिसे इजियोस डेम जेनेरिस के कानूनी सिद्धांत से समझा जा सकता है। इसे ऐसे सोचिए, अगर मैं कहूं प्याज, टमाटर, आलू, बैंगन, तो इस लिस्ट में अगली चीज क्या होगी? जाहिर है कोई और सब्जी। इसी लॉजिक से अदालतों ने कहा कि अन्य प्राधिकरण सिर्फ सरकारी संस्थाओं जैसी ही संस्थाएं हो सकती हैं। लेकिन समय के साथ इस सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इस हिस्से में हम यही देखेंगे कि कैसे अदालतों ने राज्य की परिभाषा को और फैलाया, ताकि वो आज के दौर की हकीकत से मेल खा सके। इस बड़े बदलाव का निचोड़ अजय हसिया केस के इस एक वाक्य में है। अदालत ने कहा, इस पर ध्यान मत दो कि संस्था का नाम क्या है या वो बनी कैसे है, इस पर ध्यान दो कि वो काम क्या करती है। असली सवाल ये बन गया, क्या वो असल में सरकार का ही एक रूप है? और ये नई सोच 1979 के ऐतिहासिक एयरपोर्ट अथॉरिटी केस में एक ठोस रूप ले लेती है। यहाँ पर अदालत ने एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया जिससे ये तय किया जा सके कि कोई बॉडी सरकार की एजेंसी या इंस्ट्रूमेंट है या नहीं, मतलब क्या वो सरकार का ही एक विस्तार है। इसे इंस्ट्रूमेंटैलिटी टेस्ट कहते हैं। इसमें अदालतें कुछ सीधे सवाल पूछती हैं। क्या संस्था का पैसा सरकार से आता है? क्या सरकार का उस पर पूरा कंट्रोल है? क्या उसके काम जनता के लिए ज़रूरी हैं? क्या कोई सरकारी डिपार्टमेंट उसे सौंपा गया है? और क्या बाजार में उसकी मोनोपोली है? अगर ज़्यादातर सवालों का जवाब हाँ में है, तो वो संस्था राज्य मानी जा सकती है, फिर चाहे उसका नाम कुछ भी हो। और इस टेस्ट के आधार पर असल में नतीजे क्या निकले? LIC और ONGC जैसी संस्थाओं को राज्य माना गया, यहाँ तक कि सरकारी मदद पाने वाले स्कूलों को भी। लेकिन BCCI और NCERT जैसी संस्थाओं को उनकी आज़ाद प्रकृति की वजह से राज्य नहीं माना गया। इससे पता चलता है कि ये परिभाषा कितनी बदलती रही है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या हमारी न्यायपालिका यानी हमारे कोर्ट्स खुद राज्य का हिस्सा हैं? क्या उनके खिलाफ भी मौलिक अधिकारों का दावा किया जा सकता है? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। जब न्यायपालिका एडमिनिस्ट्रेटिव काम करती है, जैसे कर्मचारियों की भर्तियां, तब उसे राज्य माना जाता है। लेकिन जब जज अपना न्यायिक फैसला सुना रहे होते हैं, तब वो राज्य के दायरे से बाहर होते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी संतुलन है। तो अब हम ये जान गए हैं कि राज्य कौन है। अगला सवाल है, इन अधिकारों की रक्षा होती कैसे है? यहीं पर एंट्री होती है संविधान की ढाल यानी अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 असल में हमारे अधिकारों का बॉडीगार्ड है। ये साफ शब्दों में कहता है, कोई भी कानून, चाहे वो कितना भी पुराना हो या नया, अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वो कानून उस उल्लंघन की हद तक शून्य यानी वॉइड हो जाएगा।
मतलब ये एक ऑटोमेटिक सेफ्टी मैकेनिज्म की तरह है। जैसे ही राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जो मौलिक अधिकारों को कम करता है, अनुच्छेद 13 उसे तुरंत रोक देता है और उसे गैर कानूनी बना देता है। पर सोचिए, अगर किसी कानून का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही गड़बड़ हो, तो क्या पूरे कानून को ही फेंक दिया जाता है? नहीं। यहीं पर पृथक्करणीयता का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी काम आता है। इसे एक सर्जन की तरह समझिए। अदालतें सिर्फ उस हिस्से को सावधानी से हटा देती हैं जो असंवैधानिक है और बाकी कानून को जिंदा रहने देती हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण क्योतो होलोहान केस में देखने को मिला, जो दल बदल विरोधी कानून से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कानून का सिर्फ एक पैराग्राफ असंवैधानिक था, तो उन्होंने पूरे कानून को खत्म करने के बजाय बस उस एक हिस्से को हटा दिया और बाकी कानून को लागू रखा। ये इस सिद्धांत का एक बिल्कुल सटीक इस्तेमाल था। तो हमने राज्य को समझा और अधिकारों की ढाल को भी। अब हम उस बुनियाद पर आते हैं जिस पर यह पूरी इमारत टिकी है, और वो है समानता का सिद्धांत। और ये सब हमें लेकर आता है अनुच्छेद 14 पर, जो शायद हमारे संविधान की आत्मा है। ये दो बड़े वादे करता है। कानून के सामने समानता, जिसका मतलब है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, और कानून का सम्मान संरक्षण, जिसका मतलब है कि कानून सब पर एक जैसा लागू होना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सकता। अनुच्छेद 15 समानता के इस सिद्धांत को और भी मजबूत करता है। ये साफ साफ कहता है कि राज्य सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ये एक ऐसी गारंटी है जिससे कोई समझौता नहीं हो सकता और जो हमारे समाज को एक साथ जोड़े रखती है। तो इन सभी अनुच्छेदों को एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? अनुच्छेद 12 बताता है कि जवाबदेह कौन है, अनुच्छेद 13 अधिकारों के लिए एक ढाल का काम करता है, और अनुच्छेद 14 और 15 कानूनी समानता और बिना भेदभाव वाले समाज की नींव रखते हैं। ये सब मिलकर ही भारत में नागरिक स्वतंत्रता का आधार तैयार करते हैं। आखिर में ये सोचने वाली बात है, राज्य की एक कानूनी परिभाषा जैसी मामूली सी लगने वाली चीज 1 अरब से ज्यादा लोगों की आज़ादी और अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकती है? इसका जवाब इन अनुच्छेदों की व्याख्या और उन्हें हिम्मत से लागू करने में छिपा है, जो ये पक्का करते हैं कि ताकत के साथ